नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 240 की बात करते हैं। हम लोग पाठ संख्या 1 से 240 तक पहुंच गए और क्रम से जिसने भी पढ़ा होगा हम उम्मीद करते हैं कि वो ज्योतिष जरूर सीख पा रहे होंगे। हम पहले ही आप लोगों के साथ ये कहे हुए हैं कि हमको जितना ज्ञान है वो बहुत ही आसानी से हम आपको दे सकें, ये हमारा प्रयास है। आप सिर्फ इतना ही प्रयास करें कि पाठ को क्रम से पढ़ें। क्रम टूटेगा तो कुछ न कुछ छूट जाएगा और आप अच्छी तरह से ज्योतिष नहीं समझ पाएंगे। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वृष लग्न में शुक्र की चर्चा कर रहे हैं। अब ये वृष लग्न की पत्रिका है, जानते हैं पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में शुक्र के प्रभाव को पिछले पाठ में अर्थात 239 में हम लोगों ने पढ़ा है। अब आगे 5वें भाव में स्थित हो शुक्र तो कैसे हम समझेंगे कि क्या फल होगा। और हम हमेशा कहते हैं कि 2-3 बातों का ध्यान रखना है भावाश्रय फल को समझने के लिए। सबसे पहले तो किस लग्न की बात हो रही है, दूसरा कि ग्रह कौन है, शुभ है या अशुभ है, तीसरा वृष लग्न में वो कहाँ का स्वामित्व रखता है, चौथा काल पुरुष की पत्रिका में किन स्थानों का स्वामित्व रखता है, और पांचवा कि किस भाव में वो गया है, किस भाव में स्थित है, तो हम उसका भावाश्रय फल कैसे समझें। अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम हर पाठ में बोलते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से ज्योतिष के फल कथन को कहने में सक्षम हो पाएंगे। अब ये 5वें स्थान में यदि स्थित है तो ये हम समझ सकते हैं कि लग्नेश का 5वें में आना अच्छा है। हमने प्रेडिक्शन प्रैक्टिस में भी बताया हुआ है, हम फलित सिद्धांत कैसे कहेंगे उसमें भी बताया है। तो ये 5वें में आना अच्छा, अर्थात यहाँ शुक्र के कारकत्वों की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अमूमन क्या लोग कह देते हैं कि ये छठी राशि में आ गया, शुक्र यहाँ नीच के हो गए। तो हम कहते हैं नीच उच्च को अच्छी तरह से समझने के लिए सडबल हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग सिर्फ ये पढ़ने का पहले प्रयास करें कि ग्रहों की प्रकृति क्या होती है और वो किस तरह से फल करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि शुक्र 5वें स्थान है। 5वें स्थान से जिस किसी भी चीज की बात होती है, संतान की बात होती है, हायर एजुकेशन की बात होती है, पूर्वार्जित कर्मों की बात होती है, यहाँ से प्रेम संबंध की बात होती है, इन सारे बातों के संदर्भ में क्या कहेंगे कि लग्नेश की यहाँ स्थिति और शुक्र चूंकि शुभ ग्रह है, इसीलिए इन सारे बातों की वृद्धि होगी, इन सभी बातों का फल हमको उत्तम मिलेगा। आगे शुक्र के कारकत्वों की भी वृद्धि हो जाएगी, अर्थात हम जीवन में हमारी तमन्ना आगे बढ़ने की होगी, कामनाएं कभी समाप्त नहीं होगी। हम किसी के साथ प्रेम करेंगे तो हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमारा प्रेम सफल हो, हम सामने वाले के साथ छल नहीं करेंगे। पुनः दोहराएंगे कि किसी एक ग्रह के संदर्भ में पूरा ज्योतिष बताना निश्चय ही गलत होगा। इसीलिए हम लोग अन्य जो और ग्रह होंगे उसको भी लेकर के चलेंगे। अब यहाँ बैठे हैं ग्रह तो इनकी दृष्टि एकादश स्थान के ऊपर जा रही है। अब एकादश स्थान में मीन राशि है। हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ज्योतिष बंधु ये कहते हैं कि उच्च की दृष्टि है। तो कोई भी ग्रह नीच राशि में स्थित होगा तो वो 7वें स्थान को देखेगा ही और 180 डिग्री पर जाकर के वो नीच का हो ही जाता है या उच्च का हो ही जाता है। तो उच्च दृष्टि, नीच दृष्टि, मित्र दृष्टि, शत्रु दृष्टि, हम ऐसे दृष्टियों से परहेज करते हैं और 2 ही दृष्टियों की बात करते हैं। एक है शुभ दृष्टि और दूसरा है अशुभ दृष्टि। और शुभ ग्रह शुभ दृष्टि रखते हैं और अशुभ ग्रह अशुभ दृष्टि रखते हैं। तो यहाँ शुक्र जब अपने 7वीं दृष्टि से एकादश स्थान को देखेंगे तो एकादश स्थान से भी संबंधित फल उत्तम होगा, अर्थात जीवन में बढ़ने की लालसा खत्म नहीं होगी, लाभ का स्रोत हमेशा बना रहेगा। बड़े भाई यदि हों तो उनका भी आपको सुख और सानिध्य प्राप्त होगा। तो ये हम कहेंगे शुक्र यदि पंचम में स्थित है। अब पंचम के बाद यदि शुक्र को छठे में स्थित करें तो यहाँ वो स्वराशि के हो जाते हैं। तो स्वराशि के होते ही ये स्थान बलवान हो जाता है।
अब जैसे ही यह स्थान बलवान हुआ तो इस स्थान से संबंधित जो फल है वो हमको अच्छे प्राप्त होंगे। तो लोग कहते हैं, हम कहते हैं कि ये छठा स्थान अशुभ स्थान है, यहाँ से रोग ऋण और शत्रु की बात होती है। तो क्या रोग ऋण और शत्रु बढ़ेंगे? तो हमेशा समझना चाहिए कि कभी कोई भी ग्रह बली होता है तो उसके शुभ फल की वृद्धि होती है, अशुभ फल की वृद्धि नहीं होती। और उसमें भी शुक्र तो शुभ ग्रह हैं तो इनके फल देने की प्रकृति भी शुभ ही होती है। इसीलिए यहाँ रोग होंगे तो उसका निश्चय रूप से समाधान मिलेगा। ऋण होंगे, वर्तमान समय में ऋण होना जरूरी है। बड़े बड़े ऋण होते हैं तो बड़े बड़े व्यापार करते हैं लोग, तो ऋण आप चुकता भी कर पाएंगे, आपको देश छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं होगी। और दुश्मन होंगे तो उसका शमन करने का सामर्थ्य भी आपके पास होगा। अब यहाँ से दृष्टि चली जाती है, आप देख लीजिए द्वादश स्थान के ऊपर। अब वो व्यय का स्थान है, तो आप अपव्ययी हो सकते हैं, जरूरत से ज़्यादा खर्च करेंगे अपने जीवन में, इसकी संभावना होती है। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं। अब ध्यान क्या देना है कि ये धनेश, क्षमा चाहेंगे, लग्नेश होकर के छठे में है, तो हमेशा कुछ ऐसे बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे हमको समझना सुलभ हो जाए कि प्रश्न यदि शारीरिक सुख से है, प्रश्न यदि बीमारी से संबंधित है, तो ये शरीर के स्वामी का छठे स्थान में आना अच्छा नहीं है, चाहे वो स्वराशि के क्यों नहीं गए हों। इसीलिए तो हमने कहा कि बीमार होंगे लेकिन उसका इलाज आपको मिल जाएगा, क्योंकि रोग स्थान में ही शुक्र स्थित है। तो हर स्थान से उसका पोजीशन जरूर चेक करना चाहिए। अब ये अपने ही स्थान में रहेंगे, यहाँ यदि शुक्र होते हैं, छठे की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इस स्थान से संबंधित जितने भी शुभ फल होंगे इसकी वृद्धि हो जाएगी। अब ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और शुक्र को 7वें स्थान में स्थित करें। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो भी पाठ हमने दिया है वो जबानी याद हो गया होगा। तो हम लोग कारकत्वों की भी बात करते हैं, स्थिर कारक की बात करते हैं। तो लग्न के सूर्य, दूसरे के गुरु, तीसरे के मंगल, चौथे के चंद्रमा, पांचवें के गुरु, छठे के मंगल और सातवें के शुक्र। तो 7वें स्थान का स्थिर कारक कौन है? शुक्र। अब कारक कहाँ स्थित है? उसी भाव में जिस स्थान का वो कारक है। तो कारक भाव नाशाय जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है श्लोकों के माध्यम से, तो ये भी सच है। लेकिन स्वतंत्र रूप से यदि कारक स्थित हों तो उस स्थान की हानि करने में सक्षम होते हैं। अब देखिए वृष लग्न की पत्रिका में तो ये षष्ठेश भी है, तो छठे का भी तो फल यह इन्हीं को करना है। इसीलिए यदि शुक्र षष्ठेश होकर के सप्तम में गया है तो हमारे दाम्पत्य सुख में कमी की बात जरूर होगी। अब इसको और समझना है, मंगल की राशि में तो है, लेकिन शुक्र के कारकत्वों की वृद्धि होगी क्योंकि वो केंद्र में स्थित है, और केंद्र स्थान को विशेष रूप से शुभ स्थान ही कहते हैं। अब अशुभ क्यों कहते हैं केंद्र के स्वामी को, ये सब हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। अब यहाँ स्थित होगा तो लग्न के ऊपर दृष्टि है, तो लग्न उनकी ही राशि वहाँ स्थित है। तो जब लग्न में शुक्र की राशि स्थित है और उस राशि को, उस भाव को शुक्र की दृष्टि है, तो जातक कामनाओं से ओतप्रोत होगा, आगे बढ़ने की लालसा बहुत होगी, धन कमाने के लिए हमेशा अग्रसर रहेगा और सांसारिक सुख भोगों को भोगने वाला होगा, और अपने शरीर के साथ साथ चेहरे का भी ध्यान रखने वाला होगा। अर्थात हमेशा कपड़े के साथ साथ जो भी हम कहते हैं आर्टिफिशियल चीज़ यूज करते हैं लोग अपने चेहरे को ठीक रखने के लिए, वो भी ये करेंगे। अब शुक्र चूंकि सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, सप्तम में स्थित है, तो सप्तम का भी सुख प्राप्त होगा। षष्ठेश होने के बावजूद भी सप्तम में स्थित है, तो किसी भी जातक के जीवन में यदि पत्नी या पति के साथ लड़ाई झगड़े हमेशा नहीं होते। कब होगा, कौन सी परिस्थितियां बनेंगी, ये हम लोग दशाओं में समझ रहे हैं। तो ये देखा आपने कि इनकी दृष्टि कहाँ गई, षष्ठेश होने का फल क्या होगा, कारक हैं तो कितना हानि पहुंचाएंगे, ये सब हम लोगों ने समझा। अब यदि शुक्र अष्टम में स्थित हो, यहाँ आ जाए,
तो फिर शुक्र का क्या फल होगा। अब शुक्र को 2 ही स्थान में मूल रूप से अच्छा नहीं कहा गया है, गोचर में, वो है 6ठा और 10वां। अन्य सभी भावों में शुक्र को अच्छा कहा गया है। अब हम यहाँ काल पुरुष की चर्चा कर लेते हैं। तो दूसरे और 7वें का स्वामी कहाँ है, अष्टम में है। तो शुक्र का अष्टम में जाने से दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी संभव है, सांसारिक सुख भोग विलास में कुछ परेशानी संभव है। इसको समझने का प्रयास कीजिए कि काल पुरुष की पत्रिका में ये सप्तमेश भी है। हम इसीलिए कहते हैं कि कहाँ किस चीज की जरूरत होगी और क्या आप समझ पाएंगे वहां बैठकर, पत्रिका में क्या क्या परेशानी हो सकती है। इसीलिए सभी बातें जो उपयुक्त है किसी भी भाव भावेश या ग्रह को समझने के लिए, उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो धनेश धन स्थान को देखेगा, कालपुरुष की बात समझिएगा, ये नहीं कि वृष लगन की बात हम अभी कर रहे हैं। तो अच्छा ही है, और दूसरे स्थान में शुभ ग्रह की दृष्टि है तो इसको बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन ये सप्तमेश, ये कालपुरुष में यहाँ 7 नंबर की राशि होती है, वो उतर के 8वें में गया हुआ है। इसीलिए हमारे कामनाओं की कमी होगी या कामनाएं पूरा करने में हम सक्षम नहीं होंगे। और 8 और 12 स्थान में 6, 8, 12 में जाने से हम हमेशा कहते हैं कि ग्रहों के कुछ न कुछ कारकत्वों की हानि जरूर हो जाती है। अब ये गए गुरु के घर में हैं, चाहे वो किसी का भी घर हो, शनि का घर हो, गुरु का घर हो, लेकिन 8वें में यदि शुभ ग्रह चले गए, अशुभ ग्रह भी यदि चले गए, तो उनके कारकत्वों की हानि होगी। तो कामनाएं तो होंगी जब इनकी दशा अंतर्दशा होगी, लेकिन वो पूरा नहीं होगा। हम भोग विलास के ओर उन्मुख जरूर होंगे, लेकिन पूर्ति नहीं होगी। अब यहाँ धन की बात यदि करेंगे तो हम हमेशा कहते हैं कि दृष्टियों में शुभता रहेगी, धन हमारे पास होगा, वाणी हमारी अच्छी होगी, कुटुंबों के साथ व्यवहार हमारा अच्छा होगा। तो क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, इसी को समझना है। हम जानते थे कि सिर्फ मेष लग्नों में हम आपको बता दिए हैं, सारे लग्नों में आसान हो जाएगा, लेकिन यदि हम सभी लग्नों में सभी ग्रह को समझ लें तो और भी आसान हो जाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि आप कागज पेन लेके बैठिए, नहीं बैठिए, संवाद को जब तक सुन रहे हैं तब तक आप हमारे साथ रहिए। और 10 मिनट यदि शांति से देंगे तो आप निश्चित रूप से ज्योतिष को समझ पाएंगे और हम क्या कहना चाहते हैं, ये पीछे 239 पाठों का सार इस पाठ में क्या बोल रहे हैं, इसको भी आप समझ पाएंगे। आगे कोई भी परेशानी होगी तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, पाठ से संबंधित प्रश्न ही करें, यही हमारा निवेदन है आपसे। आज इतना ही। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे 9वें, 10वें, 11वें भाव में, 12वें भाव में जाने का क्या फल होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।